अब ठीक चल रही होगी रिकॉर्डिंग? जी जी बिल्कुल 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 ठीक चल रही है। आपकी आवाज थोड़ी सी धीमी है। अभी ठीक है? हाँ, अब ठीक है। ओके सर। सो बेसिकली जो हमारा हेल्थ के बारे में अगर हम स्पेसिफिक्स में नहीं जाए तो 2 या 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से रिलेटेड है, एक इन्फ्लेमेशन है, और एक हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन और एक इन्फ्लेमेशन है, और एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम कह लीजिए। मेटाबॉलिक सिस्टम क्या होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, दैट इज वन। इन 3 चीजों को अच्छा, समझने के बाद पूरा मेडिसिन सिस्टम खत्म हो जाता है। और इन तीनों की कोई डेफिनेशन नहीं है कहीं पर भी, और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन है, ना ही कोई डिस्कशन है। अब मेटाबॉलिक रेट आप जो बता रहे हैं ना, वो आपका जो कंसेप्ट है मेटाबॉलिक रेट का, दैट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द एलोपैथिक डॉक्टर्स टेल। मतलब सर नहीं, ऐसा आप ये नहीं कह है। रहे हैं कि अगर नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेटाबॉलिक रेट का डब्ल्यूएचओ या जो मेडिसिन सिस्टम्स हैं उनका जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, वो एक्सेप्टेड डेफिनेशन ये है कि जब आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम तब होता है जब आपको 5 में से 3 बीमारियां हो। ये 5 बीमारी क्या है? डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, हाई कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स, सेंट्रल ओबेसिटी। ये 4-5 बीमारियां हैं। अब उन 5 में से 3 का लॉजिक क्या है? वाई नॉट 2, वाई नॉट 1, वाई नॉट 4, वाई नॉट 5? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर दूसरी बात, आप डॉक्टर से किसी से पूछिए इसका मतलब क्या हो इस डेफिनेशन का, ही विल से नथिंग। एक्चुअली में इसका एक्चुअल मतलब यह है कि डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है कि डायबिटीज में हमारा शरीर इतनी एनर्जी नहीं बना रहा, इसलिए ब्लड ग्लूकोज बढ़ रहा है। और ब्लड ग्लूकोज का मतलब ये भी नहीं है कि हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं। आप कार्बोहाइड्रेट 0 कर लीजिए, फिर भी आपकी ब्लड शुगर ऊपर जाएगी। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है कि जब आपके शरीर में वाइटल ऑर्गन्स की एनर्जी की कमी पड़ती है, तब एज ए डिफेंस मैकेनिज्म हमारे जो शरीर है वो ब्लड शुगर को बढ़ा देगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। अगर हार्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? जो हार्ट 1 मिनट में 60 बारी ब्लड पंप कर रहा है और न्यूट्रिएंट्स को सेल में भेज रहा है, ब्लड का काम तो है न्यूट्रिएंट को सेल में भेजना, जो 60 मिनट में कर रहा है, अगर वो 120 बारी ऐसे करेगा तो ज्यादा ब्लड भेज पाएगा, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को भेज पाएगा। इस तरीके से वो ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से अगर हमारी नॉर्मल ब्लड शुगर 100 है और हमारी 200 हो जाती है, तो इसका मतलब है कि कोशिश कर रहा है शरीर कि जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हुई पड़ी है सेल में, उसको पूरा करें। अब मेरी परसों किसी टाइप 1 डायबिटिक से बात हो रही थी। वो इंसुलिन लगाता है 64 यूनिट्स के करीब, और वो कहता है कि उसका टारगेट होता है 120-150 के बीच में रखने का शुगर। मैंने कहा ऐसा कभी भी भूल के भी मत करो, 200 से 300 के बीच में रखो, ठीक है। अब अच्छा, वो बोलता वो आप तो बिल्कुल ज्यादा हो ठीक कह जाता रहे है। हो। हाँ जी 200 और 300 के बीच से फिर ज्यादा हो जाएगा ना? सर, ज्यादा हो जाएगा, पर हमें समझ में आना चाहिए कि ज्यादा कैसे हो जाएगा, किस पर्पस, किस एंगल से ज्यादा हो जाएगा। देखिए, ब्लड का काम क्या है कि जो ग्लूकोज है उसको सेल्स में डिलीवर करना, ये तो एक्सेप्टेड फैक्ट है। अब ग्लूकोज अगर एज एक वेल एज अदर न्यूट्रिएंट्स। एज वेल एज अदर न्यूट्रिएंट, दैट्स राइट। सो अगर हमें डायबिटीज है तो उसका मतलब साइंटिस्ट क्या बता रहा है कि सेल्स में आप जो ग्लूकोज ब्लड में वो सेल में नहीं पहुंच पा रही। एक सेकंड सर, एक कॉल आ रहा है, मैं उसको कैसे मैनेज करूं? एक सेकंड, मैं इसको काट तो दूं, पर काटूं कहां से? एक सेकंड सर, ठीक है। या सो बात हो रही थी कि अब हम, अगर हमारे सेल्स में डायबिटीज हुई है तो इसका मतलब सेल्स में थोड़ी बहुत नहीं, बहुत शुगर कम हो गई है, क्रोनिक हुई है, कई सालों से सेल में शुगर नहीं पहुंच रही। बिल्कुल अब ठीक बात है। अगर हम 100 ही देते रहेंगे तो जो सेल्स की कमी हो गई पिछले 5 साल में वो पूरी कैसे होगी? जब हम 200 करेंगे तभी तो पूरी होगी। जो शॉर्टेज हो गई वो पूरी नहीं हो सकती बिना शुगर को बढ़ाए हुए। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब भी ये है कि हमारी एनर्जी कम हो रही है। अब इसका दूसरा एंगल देखिए आप, जब हमें डायबिटीज होती है तो हमारी स्किन में कुछ चेंजेस होती है, हमें घाव जल्दी नहीं बढ़ते, स्किन मतलब एक्जिमा वगैरह ज्यादा होता है। एक्जिमा को भी आप गूगल करके देखिए, लिंक बिटवीन एक्जिमा एंड डायबिटीज। तो जिनको डायबिटीज होता है उनका एक्जिमा भी ज्यादा होता है, ठीक है।
अब स्किन में चेंजेस आती है, किसमें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो तो भी आएगा, हार्ट का प्रॉब्लम हो तो भी आएगा। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि जब भी ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाली बीमारियां होती हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाती है, तो और वो ब्लड वहां नहीं पहुंच पाता, न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पा रहे, ग्लूकोज नहीं पहुंच पा रहा। इसका मतलब क्या है कि सबसे पतली जो नर्व्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करती है वो हमारी स्किन में होती है। सबसे पहले स्किन में प्रॉब्लम होती है हमारे, और कहीं प्रॉब्लम नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ, और अदरवाइज भी लॉजिकली भी स्किन इज अ कॉस्मेटिक ऑर्गेन, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक है, मतलब उससे कोई हमें कोई सीरियस बीमारी नहीं होती, कोई मरता नहीं है यूजली आसानी से स्किन की बीमारी से। तो स्किन इज द लो प्रायोरिटी पर है। उसके बाद में हमारे वाइटल ऑर्गन्स को ले लीजिए, हमें कभी भी डायबिटीज होने के ऊपर किडनी खराब नहीं होती, 4 दिन में नहीं होती, 4 महीने में नहीं होती, 4 साल में नहीं होती। क्रोनिक जब 20 70 80 साल का आदमी हो जाता है, जब उसकी शुगर जानी बंद हो जाती है, जब वो बहुत ज्यादा कंडीशन खराब होती है, 600 700 पहुंचने लगती है, तब जाके प्रॉब्लम होती है। और होता क्या, शुगर, हम जब कहते हैं कि शुगर हाई होगी, शुगर आती कहां से? फूड इंटेक बंद करा दिया, खाना कम करा दिया, शुगर बंद करा दी, कार्बोहाइड्रेट बंद करा दी, शुगर आ कहां से रही है? मेटाबॉलिक रेट गिरा हुआ है, डाइजेशन खराब है उस आदमी का जिसको डायबिटीज है, तो शुगर आ कहां से रही है? वो हमारे जितने भी टिश्यूज होती हैं, सेल्स, जो हमारे लीवर है, लीवर में जो स्टॉक है वो वहां पे खत्म हो गया, अटैक करती है टिश्यूज, और वीकर हो जाती है टिश्यूज। ठीक बात। हाँ, वो हमारे शरीर से खींचती है। तो इसका मतलब है जब पूरा का पूरा रिजर्व खत्म हो गया, हमारे शरीर के हर कोने कोने से शुगर खाली, तब उसके बाद हमारी जो शुगर है, हमारी जो न्यूट्रिएंट है, वो हमारा जो किडनी बनी है वो किसकी बनी है? वो भी सेल्स की बनी है, उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, उसको ब्लड सप्लाई चाहिए, उसको भी न्यूट्रिएंट चाहिए। जब उसकी ब्लड शुगर जानी बंद होगी तब हमारी किडनी फेल होगी, और वो तब होगा जब हमारी शुगर 600 हो जाएगी, 400 हो जाएगी, 500 हो जाएगी। जब 500 होता है तो पेशेंट खुद ही बोल देता है मेरी शुगर ज्यादा होगी, उसको अपने आप पता चल जाता है, तो उसका मुंह सूखने लगता है, उसको भूख लगनी बंद हो जाती है, उसके सिम्टम्स आ जाते हैं। 300 पर नहीं आता। अब ये पेशेंट 22 साल का लड़का है और वो कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जब 200 300 के बीच में मेरी शुगर चल रही थी तो मेरी हेल्थ बन रही थी, अब मेरा वेट भी कर रहा है और मेरा स्टेमिना भी खत्म हो गया। जिसको डायबिटीज होती है उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन 10 साल पहले हो जाता है, जिसको ब्लड प्रेशर होता है उसको भी ये प्रॉब्लम आती है, जिसको हार्ट डिसीज होती है उसको भी होती है। और उसका सबसे पहला एग्जाम्पल क्या देते हैं, रीजन क्या बताते हैं कि ब्लड सप्लाई में बंद हो गई, कम हो गई। ब्लड सप्लाई कम बंद होगी जब आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा, या आपके हार्ट का फोर्स कम हो जाएगा। चांसेस तो ये है ना, वॉल्यूम कम हो रही है। और जैसे ही हम पानी का ये करते हैं, आप बिलीव करोगे, लेडीज का जितना भी सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है 24 से 48 घंटे में खत्म। जिन लेडीज का प्री मेच्योर मेनोपॉज हो गया 40 42 साल की उम्र में, ये वाला सिस्टम चालू करती 7 दिन में उनके पीरियड चालू होते हैं। जिसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, कोई भी एज हो, 24 घंटे 48 घंटे में ठीक हो जाता है। क्यों होता है? बेशक टेम्पररी तौर पर होता है, 2 दिन के लिए होता है, तो होता तो है, उसको दोबारा रिपीट करते हैं हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन साइकिल को, फिर टेम्पररीली, मैं नहीं कह रहा कि परमानेंटली ठीक हो जाता है, वो एकदम से हो जाता है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिक रेट गिरा हुआ है। तो जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ उतनी बातों के पीछे एविडेंस है, मेरे पास रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं सभी लोगों की। और जितने भी मेडिसिन सिस्टम है इनका तो कुछ सर पैर नहीं होता, किसके ऊपर टेस्ट किया, कब किया, क्या रिजल्ट आया था। मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैंने जो रिकॉर्ड कर लिया वो फाइनल हो गया। आपने जो मर्जी कहते रहो, मेरी मर्जी है, मैं आपको कैसे फिल्टर करूँ। सो बेसिकली बायस को हटाना है ना, हम सीधा पेशेंट से ही बात करें, स्टडीज को छोड़ ही देते। तो ये जो डायबिटीज है, इसका आपके हिसाब से क्या रीजन है? किसी को डायबिटीज होती है, क्यों होती है? सर पानी पीने की वजह से होती है। जितना ज्यादा पानी पिएंगे, जितना सेल्स में ज्यादा पानी होगा उतना डायबिटीज होगा। अच्छा। सर डायबिटीज में भी तो प्यास लगती है, मुंह सूखता है। डायबिटीज का तो सबसे पहला जो चीज मानी जाती है वो तो ड्राई माउथ ही है, थर्स्ट है, एक्सेसिव थर्स्ट, एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव हंगर। सर मेरे पास हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, और मेरे से बढ़िया डॉक्यूमेंट कोई नहीं। मैं तो फोन नंबर भी दूंगा, आइडेंटिफाई भी करूंगा ये आदमी है, आप जाके उसको पकड़ भी सकते हैं। स्टडी के तो आप एक भी ऑदर जो होता है उसी को नहीं पकड़ सकते आप। वैसे मेडिकल लिटरेचर में तो ये बात हर जगह लिखी होती है कि डायबिटीज जो है वो मैनेज करनी पड़ती है, क्योरेबल तो है ही नहीं, नॉट ओनली इन एलोपैथी बट ऑल्सो आयुर्वेद। सर एक बच्चा था, आई थिंक 12 साल का, हाँ 12 साल का, अभी की बात है, मार्च की बात है, 7 मार्च उसको डायग्नोज हुआ था, फरवरी में इसी साल। 7 मार्च 2021 को उसकी मदर ने कॉल किया
उनको ये शेड्यूल भेजा 7 दिन वाला। 11 मार्च तक बच्चे की ब्लड शुगर गिर गई। अभी तक प्रॉब्लम आ रही थी 300-400 से नीचे नहीं आ रही। उसके बाद प्रॉब्लम ये आ रही थी कि रोज 40 पर पहुंच जाती थी। उसके बाद उस लेडी ने 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च किया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया 5 दिन के लिए, इसलिए कि इसकी शुगर नहीं बढ़ रही। और जितने दिन वो हॉस्पिटल में रही, डॉक्टर से पूछती रही कि क्या दे रहे हो क्या दे रहे हो, तब वहां पर उसकी शुगर 300-400, घर आते फिर 40 पर पहुंच गई। और 1.5 लाख खर्चने के बाद उसके हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं लगा। और उसको किसी डॉक्टर ने किसी ने बता दिया कि भाई ये तो बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी, आप हॉस्पिटल में करा दो। 1.5 लाख के बाद मिला क्या उसको? पर अगर बच्चे की 40 शुगर हो गई है, इसका मतलब शुगर बॉडी के सेल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दैट इज ए सैल्यूटरी साइन। सर बहुत और पॉजिटिव सिग्नल थे। सिर्फ यही नहीं था, उस बच्चे का वेट 40 से 30 पर आ गया डायबिटीज के बाद कुछ ही महीनों में। और हमारा सिस्टम चालू करते 20 दिन में 8 किलो बढ़ गया वेट। अच्छा। और पॉजिटिव सिग्नल से खेल रहा था, कूद रहा था, बच्चा ठीक से खा रहा था, कोई भी नेगेटिव सिम्टम नहीं था, पेट साफ हो रहा था, रोज की रोज रिपोर्ट ले रहे थे। स्किन में कहीं प्रॉब्लम? नो। स्टेमिना में प्रॉब्लम? नो। खेल रहा है ठीक है, लेटिन ठीक आ रही है ठीक है, खाना खा रहा है ठीक से ठीक खा रहा है, भूख लग रही है हाँ जी, घी भी खिलाना शुरू किया, घी खाती थोड़ी सी ब्लड शुगर इंप्रूव कर गई थी। बट उनको किसी ने इतना भयानक डर डाला हुआ था कि वो फिर दोबारा से उसी लाइन पर चल पड़ते बार बार। फ्रूट के चक्कर में, फ्रूट जूस के चक्कर में गिर रही है तो फ्रूट जूस दनादन पिलाओ, जितना फ्रूट जूस पिलाते होती है और गिर जाती है, वो 30 पर पहुंच जाती है। उनको कितनी बार समझाया कि आप सब चक्करों को छोड़ दो, नॉर्मल खाना खाओ, बच्चा है छोटा 12 साल का, 2-3 गिलास दिन के बहुत है। मानते नहीं वो, समझाने वाले उनको बहुत मिल जाते हैं ना। सर ये वाला जो टेस्ट है ना, पानी का इंटेक जो कम करने का है, मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनकी 550 शुगर रहती है, 64 यूनिट इंसुलिन लगाने के बाद सिर्फ 24 से 48 घंटे के अंदर वो 250 पर आ जाती है अगर पानी का इंटेक आधा कर दूं। मैं 100 के नीचे लेकर आया हूँ 5 दिन के अंदर, जिनकी 500 रहती है। मेरे पास आज की डेट में 4 मरीज हैं जो पिछले फरवरी से लेकर अभी तक जिनका डायबिटीज 100 के आसपास आ गया है, ऑलमोस्ट ठीक हो गए हैं। और आजकल उल्टी बात बताते हैं कि कॉन्स्टिपेशन रहती है तो 3 लीटर पानी पियो कम से कम और सवेरे उठ के तो 5-5 पिला रहे सर। और जो लोग रिटायर हो गए वो घर में रहते हैं, उनकी मूवमेंट कम हो जाती है। और मूवमेंट कम होना सबसे बड़ा कारण होता है हमारा बॉडी का फ्लूइड की रिक्वायरमेंट कम होने का। और उनको बोलते हैं क्योंकि मुंह सूख रहा है तो ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, अदरवाइज भी आप सारा दिन घर बैठे हैं, कोई काम नहीं हुआ तो क्या करेंगे, उठा के 1 गिलास पानी पी लेंगे। और जैसे जैसे पानी पीते जाएंगे मुंह सूखता जाएगा, उसका क्या कहेंगे बुढ़ापे में डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है। अरे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है? सोचो तो कुछ बोलने से पहले। एक आदमी जो दिन में 10 घंटे चलता था जब तक जॉब कर रहा था, जब उसका चलना कम हो गया, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बीच में आ गया, तो उसको डिहाइड्रेशन होने लग गया, उसका पानी का इंटेक का रिक्वायरमेंट बढ़ गया। ये साइंस है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि दुनिया कॉमन सेंस से कितनी वेरी लॉजिकल है। आई रियली सब्सक्राइब टू व्हाट यू आर सेइंग, इट्स वेरी लॉजिकल, साइंटिफिक। मैं आपको सिर्फ मेडिकल साइंस का नहीं, मैं आपको दूसरी से मैं आपको लॉ का बता रहा था उसमें कि मैंने केस फाइल किया, एक आदमी पुलिस की जिप्सी से एक्सीडेंट होकर मर गया, उसके इंश्योरेंस थे, उसके इंश्योरेंस क्लेम डाले तो उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस में लिखा हुआ है कि अगर पर्सन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल तो क्लेम नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा जी एफआईआर, और एफआईआर में लिखा हुआ था, उसके पीछे जो बैठा हुआ था उसने एफआईआर कराई थी, उसने लिखा था आपने कर्नाटक प्लेस से चलते हुए 1-1 पैग लिया था। दूसरा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आ गया कि जो उसके पेट से खाना निकला सेमी डाइजेस्टेड, उसमें अल्कोहल की स्मेल थी। हमने उसको मना ही नहीं किया, हमने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लगा दी और वो भी लगा दी एफआईआर की कॉपी जिसमें लिखा हुआ था, और उसको हाईलाइट भी कर दिया कंप्लेंट में कि ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद हमने कहा नहीं ये तो मिलना चाहिए, और वो अल्टीमेटली सारे क्लेम मिले इंश्योरेंस कंपनी से। हमने कहा ये प्रूव करो कि वो मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल था। दारू पीना एक चीज होती है, मैंने आज दारू पी ली, क्या आप 6 महीने तक मुझे क्लेम नहीं दोगे? किडनी इसको प्रोसेस कर देगी ना। और सबसे पहली बात होती है कि आपने दारू पी अंडर द इन्फ्लुएंस, का मतलब हुआ कि आप जिग-जैग चला रहे थे, आपने गलत साइड में जाके एक्सीडेंट मार दिया। मैं अपनी साइड में जा रहा हूँ, मान लो मैं दारू पी के सड़क के किनारे लेटा हूँ और एक ट्रक आता है, वो बैरिकेड वगैरह तोड़ के मेरे ऊपर चढ़ जाता है, मेरे को मार देता है, तो इज दिस एक्सीडेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल? एंड देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड व्हिच शोज कि मैं गलत चला रहा था। सो अल्टीमेटली आई गॉट 42 लाख रुपीस। सो पर दैट वाज नॉट द मेन पॉइंट, आई एम नॉट ट्राइंग टू हाईलाइट कि मैंने इंटेलिजेंटली उस केस को लड़ा। मेन पॉइंट वाज क्या कि मुझे कहा गया कि आप एविडेंस दो। मैंने कहा एविडेंस काय का दूं? मैंने बोला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है, दूसरी पार्टी भी कह रही है। मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी लगाई, दूसरी ने भी लगा दी। मैंने एफआईआर की कॉपी लगाई, दूसरी ने भी लगा दी। अब ये तो बताओ आपको एविडेंस किस चीज का चाहिए?
फैक्ट्स जो है, जो मैं बोल रहा हूँ दूसरी पार्टी भी वही फैक्ट्स बोल रही है। अब तो आर्ग्यूमेंट की बात है, आर्ग्यूमेंट के ऊपर थोड़ी एविडेंस दिया जाता है। आप समझ रहे हैं ना बात को? जो एविडेंस दिया जाता है वो तो फैक्ट्स का दिया जाता है। मेरा और आपका केस चल रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ बोल रहे हो, तो आप प्रूव करोगे आप ठीक बोल रहे हो, मैं प्रूव करूंगा मैं ठीक बोल रहा हूँ। पर जब दोनों पार्टी ठीक बोल रही है तो उसमें क्या चक्कर होगा? और ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये चल रहा है, किसी को नहीं पता एविडेंस क्या होता है और फैक्ट क्या होते हैं। ये जो कॉमन सेंस है ना, ये सब जगह लैकिंग है। हर आदमी पढ़ाई करके समझता है जो किताब में लिखा है वही ठीक है, और आंख बंद करके, बिल्कुल आंख बंद करके चलते हैं। मैंने अपनी जिंदगी की हर फील्ड में हर 6 महीने के अंदर पूरे सिस्टम को चैलेंज किया और पूरे सिस्टम खत्म कर दिए। मैं जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चला गया वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक तरीके से बंद हो गया। ये बात तो ठीक है, लोग अपना विवेक जो है वो इस्तेमाल नहीं करते, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, या बायस्ड है, या जो इन्होंने अपने कोर्स में सिलेबस में जो पढ़ाई की हुई है वो उनके दिमाग में सेट है, उसके आगे पीछे नहीं सोच सकते। सर ये सोचने की दिक्कत भी है। प्रॉब्लम नहीं है सर, ये सिर्फ सोचने की प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास रोज के रोज कॉल्स आती है, रोज के रोज फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि भैया मैं 6 महीने से 1 साल से आपका सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, मुझे आराम मिल गया, मेरे बेटे को प्रॉब्लम है, मेरा बेटा नहीं मान रहा, उसको मना दो। बेटा कहता है मेरे बाप को प्रॉब्लम है, उसको बता दो, वो नहीं मान रहे। और ये नहीं है कि 10 साल का बच्चा है, 30 साल का 40 साल का बच्चा है, बंदा है, उसको प्रॉब्लम है 10 साल से और वो 10 दिन में ठीक हो गया। उसके बाद उसके पिताजी को या माताजी को प्रॉब्लम है, उनको बता रहे हैं, वो नहीं मान रहे, बिल्कुल नहीं मानते। और तो और हाँ, लोग बड़े रिजिड होते हैं, माइंडसेट बड़ा रिजिड है लोगों का आजकल। सर यहाँ ये तक है कि एक डॉक्टर, प्रॉब्लम। होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, उनके लड़के को काफी कॉम्प्लिकेशन थी, काफी सारी सीरियस प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गए। ठीक होने के बाद उन्होंने फोन पर सपोर्ट करने के 1000 रुपीज भी भेज दिए। तो आप उससे समझ सकते हैं कि वो उनका ये भी नहीं है कि टेम्परेरी तौर पर ठीक है। उसके बाद उनकी मदर को डायबिटीज थी, उन्होंने अपने फादर को, जो कि होम्योपैथी के डॉक्टर थे, उनको बोला, उन्होंने बात कर ली, आधा घंटा डिस्कशन हो गया। मैंने बाद में पूछा उन्होंने किया, कहते नहीं उन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया। आपको सच बताऊं तो कई बार मुझे भी डाउट हो जाता है। मार्केट में इतना वो उसके अगेंस्ट है ना, कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है ये हेल्थ मेडिकल के फील्ड में। मैं काफी लिटरेचर मैंने पढ़ा है, आयुर्वेद का, मैंने होम्योपैथी का लिटरेचर बड़ा पढ़ा हुआ है। कई पेशेंट होम्योपैथी से मैंने ठीक किए हुए हैं इन द पास्ट, लेकिन आजकल मैं ज्यादा नहीं बॉदर करता। ये खुद मेरे को जो प्रॉब्लम हो गई ना, तो मैं खुद पजल्ड हूँ कि ये किसी तरह से मैं इसको हैंडल क्यों नहीं कर पा रहा। तो मैंने फिर ये आज आपको फोन किया, आपको पहले आपका मैंने वो साइट खोल के देखा, तो आई एम नाउ क्वाइट कन्विंस्ड कि आपकी जो लाइन ऑफ थिंकिंग है वो सही है, रैशनल है। और बल्कि मैं 2-3 दिन पहले से ही कर चुका हूँ, स्टार्ट कर चुका हूँ, खाना खाने के साथ पानी पीना शुरू कर चुका हूँ। लेकिन वो एक चीज को रूटीन बना के उसको फिर लंबे टाइम तक फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, फिर सर ये जो आप लोग कहते हैं कि 1 घंटा वॉक करो, 1 घंटा योग करो, 1 घंटा, आधा घंटा प्राणायाम करो, एक घंटा हर एक के दिमाग में घुसा रहता है। दैट मीन्स दिस इज हार्मफुल इन योर ओपिनियन। 1 सर आवर ऑफ इससे वॉकिंग। ज्यादा दुनिया में, सर मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे पेशेंट्स में, मेरे कॉलर्स में और ये फॉलोअर्स में वो भी हैं जो 18 से 22 साल की उम्र है, ब्लैक बेल्ट चैंपियन है। वो लोग कॉल करते हैं, उनको मैं कहता हूँ 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए छोड़ दो, हाथ मत लगाना इसके स्पोर्ट्स को जो आप कर रहे हो। आप 15 दिन तक सिर्फ वॉक एंड रेस्ट करोगे, 5 मिनट चलोगे, आराम से चलोगे और 5 मिनट लेट के आराम करोगे। और वो कर रहे हैं, और वो सालों से कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हाँ इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। स्टेमिना सर सबसे बड़ी बात होती है। आप रोज एक्सरसाइज क्यों करते हैं? ताकि आपकी ताकत बढ़े, स्टेमिना बढ़े। मैं कहता हूँ आप 6 दिन मत करो, एक दिन सिर्फ करो, हर दिन अपना स्टेमिना चेक करो कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा। आप वॉक एंड रेस्ट करो, फिर छठे दिन आप, 7वें दिन आप खेल के देखो, तो आपको पता चलेगा स्टेमिना बढ़ा है। तो इसका मतलब 7 के 7 दिन करने से नहीं बढ़ता, सिर्फ एक दिन करने से बढ़ता है। आपके वाइटल ऑर्गन जितने, आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग है, आपका हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, पूरे जोर से कर रहा है, तो आपके पैरों में नहीं जाएगा, आपके पैरों के मसल्स को मिलेगा, तो पैरों की जो स्ट्रेंथ है वो नहीं बढ़ेगी क्या? आपने खूब भागा, पैरों के मसल्स को खूब ब्लड मिला, वो जितना ब्लड मिला उसने भाग भाग के खत्म कर दिया, यूज कर लिया ना उसके न्यूट्रिएंट्स को भागने में। तो आपके हार्ट को एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से मिलेगी? हार्ट तो और वीक हो जाएगा। हाँ, न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना फिर। सिर्फ अपना हार्ट के मसल्स को एक्सरसाइज। न्यूट्रिएंट चाहिए, सिर्फ भागने से हार्ट को क्यों मिलेगा? वो तो पैर को मिलेगा ना। और अगर हार्ट स्लो हो गया तो अल्टीमेटली 4-6 महीने के बाद पैरों को भी जो सप्लाई हो रही है वो भी कम होगी और वीक पड़ेंगे पैर भी। सर जो
128 किलोमीटर मैराथन रनर होते हैं जो हाई लॉन्गेस्ट होती है, उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, एंड दे ऑल्सो कम बैक। वो सारी दुनिया के डॉक्टरों से इलाज करा लेते हैं, उनको नहीं होता, आराम मिलता, वो सारा छोड़ के वॉक एंड रेस्ट पर आ जाते, 2 दिन में ठीक हो जाता है। सर आप ये बताओ। अच्छा, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, योर ओपिनियन, दिन में सोना ठीक है या नहीं? सर दिन में रात में जब मर्जी सो, कुछ नहीं होता। ये जो अच्छा। सर्काडियम साइकिल वगैरह है, सब बेकार की बातें हैं। आपको जब नींद आए, जब सोना है सो जाओ। हाँ, नहीं, आपको अपने क्या होता है, काम के दिन में लिहाज सोने से से मैं सो जाता हूँ तो रात को फिर नींद नहीं आती ठीक तरह से, सुस्ती होती बिल्कुल है, दिन ठीक में है, ऐसे सो लेते हैं आधा पौना घंटा, लेकिन वो फिर रात को नींद डिस्टर्ब होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ दिन में ना सोऊं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको अभी, मैं आज मेरा खुद का अपना साइकिल बिगड़ा पड़ा है। मैं क्या करता था कि वॉक एंड रेस्ट, अब जैसे मैं बैठा हुआ हूँ तो अभी वॉक एंड रेस्ट नहीं हो रहा पिछले 2 घंटे से। सुबह भी कहीं चले गए तो भी नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा 12 से रात के 3-4 बजे तक रात का करने से आवाज रुक। मुझे अभी आ गई। हाँ एक्चुअली हाँ बीच में कॉल आ जाती है ना, तो गड़बड़। अभी आ गई ना आवाज? हाँ, ठीक है, ठीक। मैंने कहा कि मैं रात को कर लूंगा, तो मैंने जब वो किया, मेरी साइकिल बिगड़ गई। आज भी मैं वाइफ को बोल रहा था कि मैं अब दिन में नहीं सोऊंगा, दिन में जागने के लिए चाय पी लूंगा। मैं वैसे चाय नहीं पीता हूँ। तो मैंने कहा एक बारी मैं दिन में सोना बंद कर दूंगा तो रात को अपने आप नींद आएगी। हम्म तो मैं अपने आप को चाय पी के जगा रहा हूँ। नेक्स्ट 3 दिन का टारगेट है कि मुझे साइकिल चेंज करनी है, मुझे रात को 10 बजे सोना है। हम्म। उससे दूसरे काम में फर्क पड़ता है ना। सुबह मुझे कहीं काम पर जाना है, कुछ काम है, जरूरी काम है, तो नहीं हो पाता। सुबह 11 बजे उठ रहे हैं। यू आर स्टेइंग इन दिल्ली? दिल्ली में हाँ किस जी, हाँ जी, लोकेलिटी में रहते विकासपुरी। हो? विकासपुरी। विकासपुरी। अच्छा अच्छा, मैं साउथ दिल्ली में हूँ, बसंत कुंज में। हाँ जी, हाँ जी। सर इसी जूम मीटिंग में ना कुछ और फ्रेंड्स वगैरह को डालिए, और रियल जो है, रियल एग्जांपल्स वो दिखाते हैं। आपके जान पहचान में मतलब जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी बोल सकते हैं आप। हेयर फॉल की प्रॉब्लम आज की डेट में, डेंड्रफ हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। आप 2 या 3 लोग आई पकड़ नो। लो, 4 दिन में ही डेंड्रफ खत्म कर देंगे परमानेंटली। और मेरी जितना बेटी को है, आयुर्वेदिक। लेकिन मैंने उसको सजेस्ट किया था आंवले आंवले पाउडर से और शिकाकाई पाउडर से धोने से, तो ठीक हो गया, काफी चमक गए बाल, बाल बढ़ने लग गए उसके। बिल्कुल गलत कह रहे हैं सर, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वो टेम्पररी चीजें होती है सारी की सारी। तो हो गया है, आप उनको बोलो ठीक हो रहा सर, एक सिंपल सी चीज है, आप शिकाकाई वगैरह सब बंद कर दो। उसके बाद 10 दिन के बाद बताओ डेंड्रफ है कि नहीं है। मैं सॉल्यूशन बताऊंगा उसको। उसको 15 दिन करने के बाद 10 दिन छोड़ दो तो भी डेंड्रफ नहीं होगा। है। अच्छा, यही अ, ये जो आपकी हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन या दूसरी वाली थेरेपी? नो, 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 दूसरा वाला है। उसका तो पूरा अच्छा, लॉजिक ही दूसरे अलग वाले। है, उसकी तो साइंस ही अलग है। अच्छा, जिसमें रेस्ट वॉकिंग वही ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सीक्वेंशियल। सर आपके सर में डेंड्रफ, ग्रे हेयर मेरे सारे सफेद हैं, ठीक है, पर अभी 6 महीने पहले डिस्कवरी करी है। उस समय तक हो चुके थे। डेंड्रफ, ग्रे हेयर, हेयर फॉल, तीनों का एक ही कारण है, या तो शैम्पू लगाना और या फिर ऑयल लगाना। शैम्पू लगाने से, या जैसे शिकाकाई वगैरह बोल रहे हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ शैम्पू। उसमें क्या होता है कि वो एक एसिडिक चीज होती है, वो हमारी स्काल्प के ऊपर एक लेयर बना लेती है और डेंड्रफ को छुपा देती है। तो डेंड्रफ गिरेगा नहीं, हेयर फॉल कम हो जाएगा विजिबली। हेयर फॉल कम होगा क्योंकि जो हेयर के फॉलिकल्स है वो टाइट हो गए, क्योंकि वो एसिडिक है। एसिडिक होने की वजह से, देखिए आपको दूसरी तरीके से एसिडिक का मतलब बता देता हूँ। एक छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, 2 महीने का। उसकी जो स्किन होती है, उसका पीएच लेवल होता है 6.5। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है उसकी स्किन टाइट हो जाती है। टाइट होने पर उसकी स्किन का जो पीएच होता है वो 4.5 से 5.5 हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो उसकी स्किन टाइट हो जाती है। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए जो भी शैम्पू बनते हैं जो हेयर फॉल के लिए होते हैं, उसका पीएच लेवल 3-4 होता है। वो स्काल्प के पीएच को कम कर देते हैं ताकि वो अच्छे से बाल को पकड़े। हम गंजे इसलिए नहीं होते कि हमारे बाल टूटते हैं, हम गंजे इसलिए होते हैं कि बाल उगते नहीं है। और जब हमारे सर में सीमेंट हो जाता है, स्केलिंग हो जाती है, फिल्म छप जाती है, तो नीचे से बाल नहीं उग पाते हैं। तो हमें क्या करना है, एक नॉर्मल साबुन से, एक जो साबुन है हमारा लक्स का साबुन मैं यूज करता हूँ, 10 pH का, एल्कलाइन होता है, जो बालों की जड़ों को खोल देता है एकदम से। 4 दिन तक हेयर फॉल होगा, उसके बाद ना डेंड्रफ होगा ना हेयर फॉल होगा। आप बाल को पकड़ के लटक जाओ, आप पंखे से लटक जाओ, कुछ नहीं होगा, एक बाल नहीं निकलेगा। दैट इज द अच्छा, रियल किसी के थिंग बाल सर। झड़ गए, बॉल्ड हो गया है यंग एज में, तो उसके बाल रीग्रो करने का क्या बेस्ट तरीका है? सर सबसे पहले पूछो डेंड्रफ, वो शैम्पू कितना लगाता था, तेल कितना लगाता था, कॉम्बिंग कितना करता था, नहाता कितना था, ठीक है। नहीं, उसको बोलो कि वो शैम्पू लगाता था लेकिन तेल नहीं लगाता।
सर शैम्पू लगाता था, रोज लगाता था, नहाता कितनी बार था, प्लेन पानी से। मैं एनीवे छोड़िए उस बात को, 15 दिन का चैलेंज है, 15 दिन में उसके बाल उगने शुरू हो जाएंगे, 15 दिन से 1 महीने में। अच्छा, रोज के रोज लक्स साबुन से बाल धोने, बाल मतलब सर धोना है, जहां पर भी बाल नहीं है उसको भी धोना है। ये लक्स धोने कौन के सा बाद लक्स, मतलब हमारे सिंपल यहाँ पे सस्ता वाला, हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी वाला है, वही लक्स? वही वाला, हाँ वही लक्स, सस्ते वाला अच्छा, 25 उसकी रुपए की एक आती है। उसकी पीएच वैल्यू 10 होती है, यही आपने हाँ लिखा है अपने ब्लॉग में। हाँ जी, हाँ जी, पीएच 10 होता है। तो आपने उसको धो लिया, कॉटन का टॉवल लिया और मसाज ऐसे ऐसे मतलब करते हुए बालों को और स्काल्प को साफ कर लेना है। उसका पर्पस क्या होगा कि जो आपका टॉवल होगा कॉटन का, जो ऑयल है, ऑयल जो हमारे सर से निकलता है जब हम शैम्पू या हम ऑयल लगा लेते हैं, तो वो ऑयल नहीं निकल पाता, वो ऊपर की स्काल्प की लेयर में जम जाता है, स्केलिंग हो जाती है, सॉलिड बन जाता है। तो वो जो सॉलिड लेयर्स हैं, जब हम उसको एकदम तेजी से उतारेंगे, इन्फ्लेमेशन होगी, खून निकल जाएगा, दर्द होगी। हमें क्या करना है, टॉवल लेके रोज नहाने के बाद उसको ऐसे ऐसे हल्के हल्के 1 मिनट के लिए रब करना है। तो वो जो ऑयल की स्केलिंग होगी वो इस पर आ जाएगी, पर उसके बाद भी इन्फ्लेमेशन होगी, उसके बाद भी वहां पर से भी ऑयल निकलना बंद हो जाएगा। तो हमें दिन में 4-5 बारी प्लेन पानी से भी धोना है। प्लेन पानी से क्या होगा कि वो जो ऑयल की स्केल्स होंगी, जो सॉलिड बना है, वो हल्का हल्का मुलायम होता जाएगा। तो उसके बाद जब नेक्स्ट डे हम धोएंगे तो वो साबुन जितना ऑयल निकालता है रोज, वो उससे ज्यादा निकालेगा। जब हम उसके टॉवल यूज करेंगे तो हमें इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, वो ज्यादा से ज्यादा टॉवल में निकलेगा। टॉवल रोज धोते रहे, 15-20 दिन के अंदर आपको हेयर ग्रोथ दिख जाएगी और काले बाल निकलेंगे। अगर मतलब यंग एज है तो काले ही निकलने हैं वैसे। अच्छा, बहुत बढ़िया। एंड नथिंग बीट्स इट। दुनिया में इससे बढ़िया कोई इलाज नहीं है। पूरी जिंदगी के अंदर हमें कभी ऑयल नहीं लगाना चाहिए, कभी शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, कभी देसी इलाज नहीं करना चाहिए, और साबुन भी रोज लगाने की बेसिक जरूरत नहीं है। जब तक हमारे स्काल्प के अंदर ऑयल नहीं जमेगा, सॉलिड नहीं बनेगा, तब तक डैंड्रफ नहीं होगी। मुझे शुरू से, बचपन से, मतलब 10 साल की उम्र से कह सकते हैं, उससे भी पहले से डैंड्रफ था। मैंने जब ये सिस्टम चालू किया 4 दिन में खत्म हुआ। अभी जो हमारे साथ एक और ऑडियंस थी, उनको भी प्रॉब्लम थी। उनका तो सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे फोन आता है रोते रोते कि बाल फूट रहे हैं, इतना बुरा हाल था, और एकदम बंद हो गया उनका। तो शुरू शुरू में तो, ये तो अभी 6 महीने पहले हुआ ना, ये तो काफी पुरानी बात है। उनको सिर्फ एक चीज बोला, बाल झड़ने की कोई वो चिंता मत करो, कंघी लो, दिन में 5-6 बारी कंघी करो हल्के हल्के, और उसको स्काल्प पर ऐसे करना है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर डरते हो, मोटे वाले जो होते हैं ऐसे ऐसे करें, इतने बड़े बड़े वो होते हैं दांत, वैसे नहीं, एकदम नैरो वाले। उसको तो हल्के हल्के करो, मालिश होगी स्काल्प की, स्काल्प पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट डिलीवर होंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाता है। परंतु अगर आपको रीग्रो करना है तो पूरा फॉलो करना पड़ेगा। दुनिया के जितने भी ट्रीटमेंट है, जितने भी ऑयल्स हैं, 500-500, 1000-1000, 1700-1700, 2-2000 रुपए के बिक रहे हैं, सब फ्रॉड है। सबसे फास्ट काम करता है। मेरे पास ऑलरेडी फीडबैक है 8-10 लोगों का। सर एक बात तो आप मानेंगे कि आज की डेट में जो लेडीज हैं, 40-50% लेडीज को पीरियड्स में पेन होती है। दुनिया का कोई डॉक्टर इस पीरियड पेन को बंद नहीं कर सकता। इस सिस्टम को फॉलो करने के 7 दिन बाद या महीने के बाद पेन बंद हो जाती है। अब इसमें है ही क्या, वॉक एंड रेस्ट है, और हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन है, और अच्छे से खाना खाना है। जितने पीसीओडी के प्रॉब्लम्स हैं, 6-6 महीने, 7-7 महीने जिनके पीरियड नहीं आ रहे, 15 दिन में चालू रहते हैं। तो इससे ज्यादा बढ़िया क्या चीज हो सकती है? ना कोई दवा है, ना कुछ है, ना खर्चा है, फोन पर बात करो और सब ठीक है। ये एक तरह से वाटर थेरेपी कहूंगा मैं इसको। आई विल कॉल इट वाटर थेरेपी, इट्स वेरिएंट ऑफ वाटर थेरेपी। सर कुछ लॉजिकल भी है, नाम मैं देने फिर की कहूंगा। क्या जरूरत है? नाम देने की हाँ जरूरत जी। ही नहीं है बेसिकली। बेसिकली तो नाम देने की जरूरत हाँ नहीं नहीं, है ना, बेसिकली। ना ऐसा है कि अब जो जो पढ़े हैं, या हम लिटरेचर तो पढ़ते ही रहते हैं, दिमाग पे असर तो होता है लिटरेचर का, और दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं। हालांकि हम बायस नहीं है, फिर भी लॉजिकली सोचते हैं, साइंटिफिकली सोचते हैं। मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैंने एमबीए किया हुआ है, इतने साल में कॉर्पोरेट अगर सेक्टर आप में काम डॉक्टर, करता रहा। अगर आप प्रोफेशनल डॉक्टर होते कभी मेरी बात नहीं मानते। जितने इंजीनियर हैं, जितने सॉफ्टवेयर वाले हैं, जितने इलेक्ट्रिकल हैं, वो एक बार बात करते हैं, वो फॉलो करते हैं, उनको समझ में आती है। मेरे को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब डॉक्टरों की समझ में नहीं आती। सर 90% से ऊपर का रेट है, इंजीनियर लोग मान जाते हैं, इंजीनियर लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। परंतु ये डॉक्टर जितने बजे, मेरा क्लास फेलो है, एमडी है, फिजियोथेरेपी, इसमें पीडियाट्रिशियन है। मैं उसको पिछले 6 साल से बोल रहा हूँ, बच्चों का पेशाब बंद करने के लिए सिर्फ 24 घंटे लगते हैं। दुनिया का कोई डॉक्टर किसी भी दवा से परमानेंटली बेड वेटिंग बंद नहीं कर सकता, सिर्फ 48 घंटे में बंद होती है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा ट्रीटमेंट है, कोई दवा नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, परंतु वो नहीं करता। इतने बायस है, इतने वो, मतलब एक तरीके से बायस कह लीजिए, वीक कह लीजिए, आई डोंट नो क्या कहा जाए। आदमी को ओपन माइंडेड होना चाहिए।
और इनफैक्ट पहले पहले जब मैंने आपका ब्लॉग पढ़ा ना 2014-15 में, तो मैं भी डिस्मिसिव था उसके बारे में। तो बीच में मैंने 3-4 साल तो गया ही नहीं कोरा में कभी। आजकल ये थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम हुई, मेरे को कभी सीरियस बीमारी हुई नहीं, ये जो हो रही ना ये 3-4 महीने से, पता नहीं मैंने दवाइयां खाई हैं, अनशेड आयुर्वेदिक बहुत खाई हैं, अब तो मेरे को ये समझ में आ गया आयुर्वेदिक दवाइयां किसी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की दी हुई नहीं खानी, आगे से मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन इसको ठीक सर तो आप करना एक ही चीज है, को मैं समझिए, करूंगा। दवाई जितनी भी दवाई होती है, अगर एलोपैथ आयुर्वेद का तो मुझे पता नहीं कैसे पैकिंग होती है, पर ये बात तो मानते हैं आप कि कोई भी एलोपैथी की मेडिसिन आप नहीं बेच सकते जब तक आप उसके साइड इफेक्ट नहीं लिखो। अब आप कोई भी वो देख लो। हाँ वो उसमें लिखे होते हैं, उसमें लिखे होते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों को ये क्लेम करते हैं कि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन गलत बात। ये लोग जिस तरह से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, आयुर्वेद को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बगैर मरीज की इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिविजुअलिटी चेक किए, शक्ल देख के, बात सुन के, उसके मुंह से 2 सेंटेंस सुन के पर्चा लिख देते हैं जस्ट लाइक एन एलोपैथ। ये तरीका, ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है, ये सिस्टम फॉलो हो रहा है रिडक्शनिस्ट अप्रोच, और इस वजह से होता क्या है कि बीमारी पकड़ में नहीं आती, और बेफिजूल बेवजह उसके पेट में दवाइयां जाती रहती हैं, और कुछ ना कुछ उल्टा असर तो दिखाएंगी वो। ये मेरा सर ये एक्सपीरियंस है, लोगों ने, तो मैं मैं एक बार एक जगह मीटिंग था हेल्थ मिनिस्ट्री का प्रगति मैदान पर, तो आई वेंट देयर, वहां पर जो आदमी खड़ा होता है उसकी प्रेस करी, तालियां मारी थोड़ी सी, और नेक्स्ट आदमी, मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा मेरे को भी एक बात बोलनी है कि मुझे ये बताया जाए पिछले 100 सालों में एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो या कोई भी हो, इन्होंने बीमारियों के नाम देने के अलावा क्या काम किया, नामकरण के अलावा। हर रोज एक नया नाम दे देते हैं, हार्ट की बीमारी है जी, इस कारण से हो रही, इस कारण से हो रही, इस कारण से 3600 चीजें दे दी, कोई कॉज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ नामकरण करते रहते हैं। हर रोज नई चीज, आज ये कोरोना है, आज ये ब्लैक फंगस है, आज ये सबका कारण एक ही है। जब हाँ, अभी मैं एक साइंटिस्ट से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि आप बड़ी बड़ी, मैंने लिखा कि साइंटिस्ट को तो डूब मरना चाहिए जब लोग मेरी पोस्ट पढ़ने के बावजूद भी उसके पॉजिटिव नेगेटिव कुछ कमेंट ही नहीं करते, ऐसे ही बाईपास कर जाते हैं, निकल जाते हैं। तो शी हैड एन ऑब्जेक्शन कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा आप सिंपल सी एक बात बताओ, हमारे आज की डेट में 50% से ज्यादा पॉपुलेशन को डेंड्रफ की, बाल टूटने की, बाल सफेद होने की प्रॉब्लम है, इसका कारण क्या है, डेंड्रफ की कारण क्या है। शी सेड डेंड्रफ इज ए फंगस। अरे किसी पेशेंट को क्या लेना देना, फंगस बोलो या उसको बैक्टीरिया बोलो या वायरस बोलो, किसी को क्या लेना देना। आप ये बताओ ना कि क्यों होता है, कैसे ठीक होगा। आप एक आदमी को फंगस फंगस बोल के परेशान कर रहे हो। मैंने कहा साबुन लगाने से होता है, बोलते नेचुरल है वो, तो अगर आप साबुन लगाओगे, मालिश करोगे, मसाज करोगे तो ठीक होगा ही होगा। अब ठीक होगा तो बताते क्यों नहीं लोगों को, फंगस फंगस क्या कि क्यों परेशान करते हैं। वैसे कह देते हैं कि आपकी बात ठीक है, इसमें कॉमन सेंस है, इसको मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलने की क्या जरूरत है। अगर हम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं तो आप आराम से बोल दो। अब आपको ये सुन के हैरानगी होगी, मेरी एज 65 होने वाली है, मैं सवेरे रेगुलरली 1 घंटा योगा प्राणायाम करता हूँ। अभी आज के घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, नहीं तो मैं आधा पौना घंटा वॉक भी करता था। तो लेकिन मैंने ये देखा है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, कि पिछले कुछ महीनों से मुझे लग रहा है कि थकान ज्यादा होती है और फायदा कम होता है एक्सरसाइज करने का, तो मुझे सर कम मैं कर देनी आपको चाहिए बताऊं, एक्सरसाइज। ये योगा जो है, मैं स्पेसिफिकली योगा को बोलूंगा, इज ए यूजलेस थिंग। योगा गिव्स सम अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अगर वो भी एक लिमिट में किया जाए। आप हफ्ते में 2 दिन योगा करो, सिर्फ 15-15-20-20 मिनट, और 5 दिन वॉक एंड रेस्ट करो। एट द एंड ऑफ 2 वीक्स यू विल फील लाइक यू आर मच हेल्थियर। आप किसी भी चीज को ज्यादा करेंगे नुकसान होगा, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे कुछ भी हो। अभी एक नुकसान पेशेंट का मैं बता, ये बेसिकली हमें कुछ कमर्शियल वे में कर रहे हैं ना लोग, बाबा रामदेव जैसे, इन्होंने लोगों को बहुत बरगलाया है, बड़ा इन्होंने डिस इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड किया है, पता नहीं अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए किया है, जो भी है। तो लोगों के दिमाग में बात बैठ गई है कि 1 घंटा योगा करूंगा तो कोई बीमारी नहीं आएगी, आधा घंटा प्राणायाम करूंगा सारी बीमारियां गायब हो जाएंगी, लेकिन ऐसा ना होता है, ना हुआ है, और ना हो सकता है। सर आप ये बात क्योंकि बताओ, ये जो जल नीति होती है, रस्सी डाल के नाक में खींचना, इज इट ए नॉर्मल थिंग, इज इट ए हेल्दी थिंग। नहीं नहीं, बड़ा मुश्किल है ये ये बड़ी इतना मुश्किल चीज मुश्किल है। है। और ये योगी लोगों को पता कैसे चला, क्योंकि इनको खांसी जुकाम होता है, इनको तकलीफ होती है, तभी तो रस्सी डाल के खींचते हैं लोग। तो क्यों होता है, क्योंकि ये प्राणायाम करते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं। मेन रीजन कोल्ड एंड कफ का ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है इन लोगों के लिए। मैं तो कहता हूँ किसी को 20 साल से साइनस की प्रॉब्लम है, कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है, 36 घंटे पानी छोड़ दो, एक बूंद पानी मत पियो, फल मत खाओ, फ्रूट मत खाओ, कोई भी लिक्विड वाली चीज मत लो जिसमें लिक्विड ज्यादा होता हो, सिंपल सॉलिड फूड खाओ, नॉनवेज खाओ, जो मर्जी खाओ,
36 घंटे के बाद कफ निकलना शुरू हो जाता है, 10 दिन लगता है, पूरा कफ निकल जाता है, चेस्ट आपका, जिसका लंग्स पूरा फेल हो जाए। आज की डेट में कोरोना में स्टेरॉइड दिया जा रहा है, स्टेरॉइड से कोई ठीक नहीं होता, जब तक आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन नहीं करेंगे बंदे मरेंगे। आपको कफ को खत्म करने के लिए ये करना ही करना है। जहां मेरे फादर को डॉक्टर्स ने बोला कि 15 दिन से ऊपर सर्वाइव नहीं करेंगे, इनके लंग्स पूरे कोलैप्स कर गए, सिर्फ 48 घंटे लगे ठीक करने में। अच्छा, ये साइनस ट्रबल किसी को हो गई है या ब्रोंकाइटिस हो गया है या इस तरह हो गया है, और उसको वाटर इनटेक कम कर दो, तो वाटर कम जाने से अंदर क्या बॉडी में चेंजेस होती है? सर वाटर कम करने से ड्राइनेस हो जाएगी, ड्राइनेस होने के बाद पॉकेट्स बन जाएंगे। मान लीजिए ये चीज है, अब आप ये सोचो स्पंज है, ठीक है, आपने इसको डिहाइड्रेट कर दिया, डिहाइड्रेट करने से क्या होगा, जो कोने कोने हो गए यहाँ से सूख जाएगा, अंदर पॉकेट्स बन जाएगी कि यहाँ फ्लूइड है पर उसके चारों तरफ एक सॉलिड चीज बन गई, ये फ्लूइड बाहर नहीं निकल सकता। अगर आप कम फ्लूइड कर देंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। वो फ्लूइड इंटेक जो कम करेंगे वो 2 दिन 4 दिन काम करेगा, उसके बाद नुकसान होने लगेगा। अब उसका तरीका क्या है कि आपने जब किया तो कोनों कोनों से तो फ्लूइड कम हो गया, नेक्स्ट 7 दिन के बाद फिर पानी बढ़ा दिया, 4 लीटर कर दिया, 3 लीटर कर दिया, तो उससे क्या होगा कि ये जो पानी फिर दोबारा इसमें भरेगा और फिर दोबारा से जब डिहाइड्रेट करेंगे निकलेगा, तो ये जो पॉकेट्स बनेगी थी और कम बनेगी। धीरे धीरे करके जो स्पंज का आपका बैग है ये क्लीन अप होता रहेगा। जब तक स्पंज का बैग पूरी तरीके से क्लीन अप नहीं हो जाएगा, जो एक्सेस मिनरल्स, जो एक्सेस चीजें गंद फंसा हुआ है इसमें, वो नहीं निकलेगा, ठीक नहीं हो सकते। जितने भी एसिडिटी के पेशेंट होते हैं वो कहते हैं जी हम तो बिना पानी कम करते 2 दिन में ठीक हो गए, हम ज्यादा करते हैं तो प्रॉब्लम होती है, हम ज्यादा नहीं करते। अगर ज्यादा नहीं करोगे तो टेम्परेरी रहेगा, आपको हर 10 दिन बाद फिर बीमार पड़ोगे। मेरे को मत बोलो, आपको जितना मर्जी हो, आपको पूरा सिस्टम ठीक कर रहे हैं तो पानी की इंटेक को 7 दिन में बढ़ाओ, तकलीफ होगी, दवाई खानी, जो मर्जी करो कर लो, उसके बाद फिर कम करो, तो 2 महीने 3 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है। दुनिया का चैलेंज है, जिस आदमी को फैटी लीवर है, ग्रेड 1 हो, बेशक 2 हो या 3 हो, दुनिया का सारे के सारे साइंटिस्ट मिल जाओ, एक तरफ हो जाओ, मैं एक तरफ हूं, आप 100 में से 5 पेशेंट ठीक करके दिखा दो 6 महीने में, मैं 1 महीने के अंदर 90% पेशेंट ठीक करके दिखाऊंगा। अगर आपने 5 भी कर दिए 100 में से तो मैं कंपीट ही नहीं करूंगा, हार मान लूंगा अपनी। सर पूरी दुनिया में इनके पास कोई इलाज नहीं है, ये मानते हैं इलाज नहीं है, उसके बावजूद हमारी बात नहीं सुनते। इससे बड़ा क्लेम कौन क्या कर सकता है? मेरे पास फैटी लीवर के, बेशक मैं डॉक्टर नहीं हूं, 10 पेशेंट है, 10 के 10 खुश है, 10 के 10 कहते हैं पूरा ठीक हो गए। सर आप एक चीज मानिए, एक तरफ मेडिसिन सिस्टम है जो एक बीमारी के लिए 500 दवाइयां देता है, ये खा लो जी, वो खा लो जी, ये कर लो, वो कर लो, होम रेमेडीज भी है, आयुर्वेद भी है, एलोपैथी भी है, सब कुछ है। और दूसरी तरफ लाखों बीमारी का एक इलाज है, विच वन इज मोर इफेक्टिव एंड गुड? ना कोई डायग्नोसिस की जरूरत है, ना डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, ना मतलब पैसे खर्चने की जरूरत है, ना डाइट में चेंज करने की जरूरत है। और दुनिया में पानी की वैसी कमी हो रही है, पानी भी बच जाएगा थोड़ा। समझने वाली बात है और ओपन माइंडेडनेस की बात है, और कुछ नहीं है। ओपन माइंडेडनेस और कॉमन सेंस की एप्लीकेशन, ये दो, इन 2 बातों का एक हिस्सा है। और सारा अपने ऊपर भरोसा रखना, दूसरी की बात मत सुनो, मेरी बात मत सुनो। मैंने बोला 2 दिन करके देखो, तीसरे दिन अपने हिसाब से बताओ क्या होना चाहिए। सुनते हैं, बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध भी यही बोलता था, मेरी बात मत मानो, अपनी बात मानो, बस सिर्फ सुनो, समझो, अपने आप करो, अपना रिजल्ट निकालो, जिम्मेदारी खुद लो। लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। सर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है, मैंने बहुत छोटे छोटे काम किए हुए हैं। इंकजेट कार्ट्रिज होती है, आपको पता है, आपने ऑफिस में यूज की होगी, प्रिंटर होते हैं ना। क्या चीज? प्रिंटर। हाँ, कार्ट्रिज, हाँ हाँ। इंकजेट कार्ट्रिज होती है। इंकजेट, हाँ हाँ। मैंने उस इंकजेट कार्ट्रिज रिफिलिंग का भी काम किया हुआ है। जिस जमाने में मैंने शुरू किया था, एक कार्ट्रिज जरा सी 1400-1500 रुपए की आती थी, 400-500 पेज निकलते थे। आप रिफिल करते थे 250-300 रुपए लगते थे, उससे भी 300-400 कागज निकलते थे। ज्यादा से ज्यादा 2